नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच पानी का खेल अब सुरक्षा और कूटनीति तक पहुंच गया है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत यूएस रिश्तों में तेल नई टकराव बनता नजर आ रहा है। इसके बाद पुणे महानगर पालिका चुनाव में अजीत पवार का अलग रास्ता क्यों और बीजेपी से क्यों बनाई दूरी। इसी के साथ दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख दिखा। इससे उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा। और आखिर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फैल रहे डर को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा खुलासा किया। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी और कहा, हमारी बात नहीं मानी तो और बुरा हाल करेंगे। यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद शर्जील को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपील करने पर लगाई रोक। 5 आरोपियों को मिली बेल। पाकिस्तान में निकाह कर नाम बदलने वाली भारतीय महिला सरबजीत कौर गिरफ्तार। पति समेत हिरासत में, भारत रिपोर्ट की तैयारी। रूस से भारत का तेल आयात घटने पर ट्रंप बोले, मोदी ने ये मुझे खुश करने के लिए किया था, वो जानते थे मैं नाखुश था। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में ओएनजीसी तेल कुएं में ब्लास्ट के बाद भीषण गैस रिसाव, 3 गांव खाली कराए गए। और अब खबरें विस्तार से। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इस फैसले से पाकिस्तान में जल संकट गहराने लगा और कृषि प्रभावित हुई। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भारत का एक कदम अन्यायपूर्ण है और इसे कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं भारतीय पक्ष का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश है। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सोचिए, अगर ऐसा निर्णय हो जो किसी देश के अस्तित्व से जुड़े, जीवनदायिनी पानी पर सीधे असर डाले और उसके बाद विवाद इतनी तीव्र हो जाए कि दोनों पड़ोसी देश एक बार फिर से बड़ी राजनीति और आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच फंस जाए। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसे लेकर अभी भी दुनिया भर में बयानबाजी जारी है। कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। ये संधि भारत पाकिस्तान के बीच पानी बांटने वाली सबसे महत्वपूर्ण डील थी, जिससे पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का पानी मिलता था। भारत ने इस संधि को रोकने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को रोकने में असफल रहा है। इससे पाकिस्तान में जल संकट पैदा होने लगा, क्योंकि नदियों का पानी पहले की तरह नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कृषि और किसान खास तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान बार बार आरोप लगा रहा है कि भारत के पास इस संधि को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और इसे पूरी तरह न्यायपूर्ण कदम बताया जा रहा है। पाकिस्तानी नेताओं और मीडिया ने इसे पानी की लड़ाई या जल युद्ध जैसा करार दिया है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला वापस लिया जाए। वहीं भारत का कहना है कि ये कदम आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। अब ये मामला केवल पानी का नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और पड़ोसी रिश्तों का भी मुद्दा बन गया है। सिंधु जल संधि के स्थगन ने न केवल पाकिस्तान में चिंता पैदा की है, बल्कि तनाव पहले से मौजूद था उसे और गहरा कर दिया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश इस विवाद को शांति और समझ से सुलझा पाएंगे या फिर इसे नई राजनीतिक चुनौतियों के बीच और भड़का देंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत यूएस आर्थिक संबंधों में नई तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखता है तो भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका पहले ही कुछ भारतीय सामानों पर भारी आयात शुल्क लगा चुका है। दोनों देशों के व्यापार, कूटनीति और रणनीतिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्या सच में भारत यूएस संबंधों पर नई आर्थिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? गौर करने वाली बात है, अचानक एक दुनिया के प्रसिद्ध नेता भारत को चेतावनी दे कि अगर आप किसी देश से सस्ता तेल लेना बंद नहीं करते तो आपके खिलाफ भारी आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। क्या ये केवल व्यापार की बात है या इससे कहीं आगे की रणनीति और दबाव राजनीति है? कुछ इसी तरह का बयान आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर लगे टैरिफों यानी आयात शुल्क को और भी बढ़ा सकता है। ट्रंप ने सीधे कहा कि वे चाहते हैं कि भारत अपने रूसी तेल खरीद परिवर्तन पर अमेरिका को संतुष्ट करे, अन्यथा भारतीय सामान पर आयात शुल्क और भारी किया जाएगा, जिसका असर दोनों देशों के व्यापार और रिश्तों पर पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि ट्रेड मुद्दों पर अमेरिका की सख्त राजनीति और नीति जारी रहेगी। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब अमेरिका पहले ही भारत पर कुछ सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा चुका है और अब इसी रूसी तेल मामले को लेकर नई अर्थव्यवस्था आधारित दबाव की बात कही जा रही है। भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा कारणों से रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद होती है। इस बयान ने भारत यूएस आर्थिक बातचीत और व्यापारिक रिश्तों में नई चुनौतियों को जन्म दे दिया है और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तथा व्यापारिक बातचीत पर असर पड़ सकता है। अब देखना बाकी है कि क्या भारत अपनी ऊर्जा और व्यापार नीति में बदलाव करता है या फिर अमेरिका के साथ आर्थिक विवाद और बढ़ता है, क्योंकि इस मामले का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक रणनीतिक संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार ने पुणे महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का खुला समर्थन न करने का ऐलान कर दिया। अजित पवार ने कहा कि राज्य और केंद्र में महायुति साथ है, लेकिन स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में विकास ठप है और ट्रैफिक, पानी और कचरा जैसे बुनियादी मुद्दे अनदेखे किए गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार ने पुणे में चुनावी रैली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में महायुति एक साथ है, लेकिन स्थानीय चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। उन्होंने जनता को ये भरोसा दिलाया कि उनका कदम राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों की प्राथमिकता है। बता दें, पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में विकास रुक गया है और स्थानीय नेतृत्व जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि पुरानी नगर निगम सरकारें जनता के बुनियादी मुद्दों पर नाकाम रहीं, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, जलापूर्ति हो या कचरे की व्यवस्था हो। आपको बता दें, टॉम सर्वे के मुताबिक पुणे शहर ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया के सबसे खराब शहरों में जगह बना चुका है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसत 33 मिनट लगते हैं। यही वजह है कि पवार ने स्थानीय प्रशासन पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर पालिका यानी पीसीएमसी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वहां वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व एनसीपी शासन के समय पीसीएमसी के पास करोड़ों की राशि थी, लेकिन अब वो लोन में डूबा हुआ है और पैसे का उपयोग विकास कार्यों में सही तरीके से नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अजित पवार ने जो कदम उठाया है उसके पीछे 2 संदेश हैं। महायुति गठबंधन से रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन स्थानीय चुनाव में अलग अलग ताकतों का मुकाबला जनता की वास्तविक समझ। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने भी अजित पवार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर हम बोलने लगेंगे तो अजित दादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने साफ कहा कि दोनों की भूमिका गंभीर है और अन्य आरोपियों से अलग स्तर की है।
कोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ साजिश से जुड़े ठोस सबूत मौजूद हैं, इसीलिए केवल लंबे समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उमर खालिद लगभग 5 साल से जेल में बंद हैं। उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि खालिद ने कभी हिंसक कार्रवाई नहीं की और वो सिर्फ भाषण देने के आरोप में जेल में है। लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मुकदमे में उनकी भूमिका गंभीर है और प्रथम दृष्टया साजिश के सबूत मौजूद हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि उमर और शर्जील की तुलना दूसरे लोगों से इस स्तर पर नहीं की जा सकती और ट्रायल में देरी को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। आपको बता दें कि यह हिंसा फरवरी 2020 में दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में भड़की थी। उस दौरान नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घर, दुकान और वाहनों को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोप है कि दोनों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और अस्थिरता फैलाने की साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर नहीं दी जा सकती। UAPA के तहत मामले संवेदनशील और गंभीर होते हैं, इसलिए जमानत पर फैसले में न्यायिक संयम बरतना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। वहीं अदालत ने कहा कि ट्रायल में देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े पोस्टर बॉय उमर खालिद और शर्जील इमाम को मासूम पीड़ित के तौर पर बचाया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस भारत के दुश्मन टुकड़े टुकड़े ताकतों को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए देश से माफी मांगेगी। ऐसे एंटी नेशनल लोगों को बैक करने वाली पीछे से राहुल गांधी का इकोसिस्टम और मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। आज मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस के मुंह पर भी करारा तमाचा है, क्योंकि ये इनको विक्टिम कह रहे थे। आज साबित हो चुका है कि इन दी कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ कांग्रेस पार्टी जिनको बैक करती है वो प्राइमा फेसी एंटी नेशनल है, देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। राहुल गांधी इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, क्योंकि इनके पीछे इनविजिबल हैंड इनको बैक करने का आइडियोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी का है। और अब आखिर में बात करेंगे देश भर में वायरल हुए डिजिटल अरेस्ट शब्द को लेकर फैले भ्रम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त और स्पष्ट बयान दिया है। कहा कि भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही पुलिस या सरकारी एजेंसियां वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी करती हैं। क्या सच में कोई डिजिटल गिरफ्तारी हो सकती है? अचानक से देश भर में एक शब्द वायरल हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट, जिससे लोग डर गए कि कहीं मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भ्रम को मोटे तरीके से तोड़ दिया है और सबको एक चेतावनी भरा संदेश भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेशवासियों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट नामक ठगी से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। न तो पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही किसी से पैसे मांगती है। ये चेतावनी इसलिए भी क्योंकि कई साइबर ठग इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराते धमकाते और उनसे धन वसूलने की कोशिश करते हैं। योगी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी निजी जानकारी, OTP, फोटो या लोकेशन किसी के साथ साझा न करें और ऐसे किसी भी साइबर अपराध की तुरंत रिपोर्ट 1930 हेल्पलाइन पर जरूर करें। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और हेल्प डेस्क स्थापित है, ताकि जल्द से जल्द अपराधों को रोका जा सके। अब ये मामला सिर्फ अफवाह तक नहीं रहा, बल्कि लोगों की सुरक्षा और जागरूकता का मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट बयान ने डिजिटल अरेस्ट के भ्रम को खत्म कर दिया है।
और ये संदेश दिया है कि कानून और तकनीकी का गलत इस्तेमाल करने वाले ठगों से सावधान रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर जनता जागरूक रहेगी तो साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखना और भी आसान होगा। तो आज के बुलेटिन अपडेट में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।